हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। आज ये यूपी स्पेशल रिवीजन में जो है आज सेकंड पार्ट है। मैंने आप सभी से कहा था कि इसकी 3 वीडियो आने वाली है। एक मैंने कल अपलोड कर दिया था जो कि 30 मिनट नियर अबाउट था, और आज जो है थोड़ी बड़ी क्लास बनने वाली है, कम से कम 50 मिनट की रहेगी, और कल एक पार्ट आएगा। आप जो है पूरा यूपी स्पेशल जो है इसमें रिवीजन कर सकते हैं। तो कल कहाँ पर छोड़े थे हमने? कल हमने पढ़ा था कि जो है उत्तर प्रदेश में जो है 5 केंद्रीय कारागार हैं। कहाँ कहाँ पर? आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी, ये 5 जो हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार कहाँ है? तो यह आगरा में है, मतलब प्रथम था कि केंद्रीय कारागार है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में। मैंने ये कल की वीडियो में पढ़ लिया था। फिर इसके बाद आज की वीडियो में हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश का न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ पर है? या इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है। और इसके बाद खंडपीठ कहाँ है? यह लखनऊ में है। नेक्स्ट आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 17 मार्च 1866 को इसकी स्थापना की गई थी। इलाहाबाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो टोटल 160 न्यायाधीश हैं, जिनमें से 20 अतिरिक्त हैं और 140 अस्थायी हैं। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वाल्टर मोर्गन। इनका कार्यकाल था 1866 से लेकर 71 तक, 1871 तक। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? यानी जब अपना भारत 1947 में आज़ाद हो गया था उस समय, उसके बाद जो है इलाहाबाद के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो कमलकांत वर्मा बने थे। नेक्स्ट आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश जिंदल। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे विश्वंभर दयाल। इनका कार्यकाल था 1972 से लेकर 1982 में। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान लोकायुक्त हैं उत्तर प्रदेश के संजय मिश्रा जी। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखें। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 9 मार्च 1993 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1994 में। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो सन 2000 में, सन 2002 में। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2005 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना सन 2005 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश प्रथम हिंदी भाषा समाचार पत्र कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश प्रथम हिंदी समाचार पत्र था बनारस अखबार। यह कब आया था? तो 1845 में आया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो यह था सरदल अखबार, और यह आया था 1846 में, यानी हिंदी समाचार पत्र के एक साल बाद। बनारस अखबार आया था 1845 में और सरदल अखबार आया था 1846 में। नेक्स्ट आपको उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1981 में किया गया था, और कहाँ पर किया गया था? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6 हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। एक तो आपका हो जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यह कहाँ पर है? वाराणसी में। इसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। और कहाँ पर? अलीगढ़ में। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यह कहाँ पर है? इलाहाबाद में, और इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। यह कहाँ है? तो रायबरेली में है, और इसकी स्थापना की गई थी सन 2013 में। लास्ट है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना, और यह कहाँ है? झांसी में, और इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का वन स्थिति के आधार पर। इसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर इसके बारे में हम विस्तृत आगे भी अभी पढ़ने वाले हैं।
तो उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट, आप सभी को पता है कि वन रिपोर्ट जो है साल में मतलब हर दूसरे साल आता है, तो अभी जो है नहीं आया है, तो लेटेस्ट डाटा चलेगा हमारा 2021 के अनुसार, तो इसी के आधार पर प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो मैंने आप सभी को जब उत्तर प्रदेश का विस्तृत व्याख्या जो है सीरीज जो है उत्तर प्रदेश की सीरीज अपलोड करी थी, तो उसमें पूरा जो है डिटेल में बताया था। यहाँ पर जो है बस रिवीजन के तौर पर जल्दी जल्दी देखने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र है 14,818 वर्ग किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं वन क्षेत्र में जो है देश के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, यानी कि भारत में जो है उत्तर प्रदेश का अगर वन प्रतिशत देखा जाए कितना है, तो भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हो जाता है वन के मामले में 2.7%। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश के मामले में देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में 6.15% वन आवरण है, जबकि भारत के मामले में कितना है उत्तर प्रदेश का, तो 2.7% वन है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो यह है सोनभद्र। यहाँ पर कितना वन है, तो 36.7। इसके सोनभद्र क्षेत्र मतलब जितना सोनभद्र का क्षेत्र है उस क्षेत्रफल का जो है 36.79% है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो भदोही के जितनी टोटल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का पर जो है 0.31% वन है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र सोनभद्र में है, जबकि सबसे कम जो है वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो भदोही में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, और कौन सा, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। याद कैसे कर सकते हैं, तो दुधवा दूध और खीर, दूध से क्या बनता है, खीर बनता है, तो इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव विहार कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव विहार हैं 16, ठीक है, यानी 16। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो यह है हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है। तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर जो मेरठ जिले में है, जबकि सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो यह पटना वन्य जीव विहार है, और यह किस जिले में है, तो एटा जिले में है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो कुल पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य है 11, ठीक है। तो सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है लाख बहोसी, और यह किस जिले में है, तो कन्नौज में है। अब वो वाली वीडियो आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल का जो मैंने पूरा सीरीज कंप्लीट करा दिया है, तो उसमें मैंने ट्रिक से भी याद करवाया है, तो एक बार जरूर आप उसको देखें। अगर हम यहाँ पे ट्रिक से समझाएंगे तो वीडियो बड़ी बन जाएगी, इसलिए ट्रिक से नहीं समझाएंगे। तो सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, सबसे छोटा पक्षी विहार है शेखा पक्षी विहार, और यह किस जिले में है, तो अलीगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार हैं 11, सबसे बड़ा लाख बहोसी और सबसे छोटा शेखा पक्षी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है, तो यह है ग्रेटर नोएडा में। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र यह कहाँ पर स्थापित किया गया है, लखनऊ में। इसके बाद जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो यह है फरेंदा यानी महाराजगंज में। वाजिद अली प्राणी उद्यान कहाँ पर है, यह लखनऊ में है, और मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है, यह वृंदावन में है। नेक्स्ट है आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है, लखनऊ में है, जिसकी स्थापना की गई थी 1975 में। नेक्स्ट है आपका राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, लखनऊ में, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1962 में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई थी 1969 में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान, यह कहाँ है, तो यह लखनऊ में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1988 से 1989 में। भारतेंदु कला भवन यह कहाँ है, यह वाराणसी में है, और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में और 1975 में की गई थी। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ है, तो भारत खंडे संगीत संस्थान है लखनऊ में। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ है, यह आगरा में है, और नॉलेज पार्क कहाँ है, तो यह ग्रेटर
नोएडा में है। नेक्स्ट है साइंस पार्क कहाँ पर है, तो साइंस पार्क है आपका गाजियाबाद में, जबकि लेदर पार्क कहाँ है, तो यह है कानपुर में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ है, यह ग्रेटर नोएडा में है। और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है आपका देश का प्रथम वाईफाई स्मारक कौन सा है, तो यह है ताजमहल। और प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, यह लखनऊ में है। और सेकेंड जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क है लखनऊ में और सेकेंड जैव प्रौद्योगिकी पार्क है ग्रेटर नोएडा में। तो दोनों याद रखेंगे। प्रथम डीएनए बैंक यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियक बैंक कहाँ पर है, तो यह है लखनऊ में। नेक्स्ट आपका भारतीय दलहन अनुसंधान। भारतीय दलहन अनुसंधान है कानपुर में। इसके बाद राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान है लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है इज्जतनगर बरेली में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, झांसी में। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इसके बाद भारतीय विष अनुसंधान संस्थान विष कहाँ पर है, यह लखनऊ में है। इसके बाद केंद्रीय बकरी अनुसंधान है मथुरा में। और गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है प्रयागराज में। ये अब हम देख लेते हैं, एक बार पूर्ण रूप से फिर से देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखते हैं। ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 यानी 1/3 या 33.33% भाग पर वन होना चाहिए। किसके अनुसार, तो राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो 1888 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है 1/3 वन होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है आपका कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में जो है वनों की संख्या कितनी है, वन जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 24.62% पर जो है वन पाए जाते हैं। ये पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रफल कितना है, तो मैंने फिर से बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। 14,817 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो उसके अनुसार जो है 6.15% है। यानी उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 किलोमीटर है। और पूरे भारत के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का योगदान वन में कितना है, 2.7% है। उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण के दृष्टि में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर, और इसके बाद वृक्षावरण यानी ट्री कवर। फॉरेस्ट मतलब होता है जो जंगलों में वन लगाए गए हैं या फिर जो प्राकृतिक तौर पर जम जाते हैं, उन्हें जो है वनावरण के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि जो वृक्षावरण यानी कि जो गार्डन में या फिर अपने घर के आसपास जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसे जो है वृक्षावरण के अंतर्गत रखा जाता है। तो वनावरण के अंतर्गत देखेंगे कितना क्षेत्रफल है, तो 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश के 6.15% है। जबकि अगर वृक्षावरण के संदर्भ में देखेंगे तो 7,421 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है वृक्षावरण, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 3.08% है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण व वृक्षावरण कितना है, तो आप जो है दोनों डाटा को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा, यानी 7 और 8 ये जोड़ेंगे तो 22,239 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद अगर दोनों का प्रतिशत देखेंगे वनावरण और वृक्षावरण का तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 जोड़ लेंगे तो 9.23% है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों में वृद्धि 19 से लेकर 21 के आधार पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो है वन क्षेत्र में वृद्धि कितने वर्ग किलोमीटर के अनुसार हो रहा है, तो 12 वर्ग किलोमीटर के अनुसार से उत्तर प्रदेश में वृद्धि हो रही है वनों के लगाए जाने से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 563.38 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 0.23%। झाड़ियों का योगदान है उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत, तो 0.23%। नेक्स्ट है आपका दुधवा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना की गई थी 1977 में और कहाँ पर, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। पीलीभीत और यह जो है उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में यह जो है विस्तृत है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच। ये आप इंपॉर्टेंट है,
कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश के 3 जिले में फैला हुआ है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना की गई थी 2012 में, और यह कहाँ पर है, बिजनौर में। और चांद खमहरिया कृष्ण मृग, इसकी स्थापना की गई थी 2017 में, और कहाँ पर है यह, प्रयागराज में है। शेखा झील पक्षी विहार कहाँ पर है, तो यह अलीगढ़ में है, और इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। नेक्स्ट है आपका देश के सर्वाधिक प्रदूषित नगर 2022 के अनुसार जो है, मैं नया डाटा जो है कल परसों में ला के दे दूंगा, एक बार फिर से देख लेते हैं 22 के आधार पर। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर है कानपुर, और सेकेंड नंबर पर है जौनपुर। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र, यह जो है भारत में लखनऊ में बनाया जाएगा। इसकी जो है आधारशिला रखी गई थी 2022 में, और ये कहाँ पर बनाएगा, तो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र कहाँ पर बनेगा, लखनऊ में, और इसकी आधारशिला रखी गई थी सन 2022 में। और निर्माण जो है कहाँ पर होगा, तो लखनऊ के हरौनी गांव में इसका निर्माण किया जाएगा। ये आप याद रखेंगे कौन सा गांव है, हरौनी गांव है। अब ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कौन कौन कर रहे हैं, तो भारत और रूस मिलकर कर रहे हैं। ब्रा से हो जाएगा आपका भारत, और आपका हो जाएगा, देखिए इसमें जो है आ रहा है BR आ रहा है, तो B से भारत हो जाएगा, रा से रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना में 2016 में शामिल किया गया था। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था, तो 2016 में शामिल किया गया था। इसका जो है फैक्ट्री कहाँ पर लगाया जाएगा, लखनऊ में लगाया जाएगा। नेक्स्ट आपका प्लास्टिक पार्क के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और गोरखपुर प्रौद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसे क्या कहा जाता है, इसे गीडा कहा जाता है, यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है आपका यह जो है प्लास्टिक पार्क के लिए गोरखपुर जो गीडा क्षेत्र वो किया गया है, मतलब उसको क्या कहते हैं, अधिग्रहण किया गया है, उसके लिए जो है प्लास्टिक पार्क के लिए टोटल कितनी जमीन जो है इसके लिए लागू की गई है, तो 52 एकड़ क्षेत्र पर प्लास्टिक पार्क जो है बनाया जाएगा। यानी प्लास्टिक पार्क का मतलब होता है जहाँ पे खिलौने बनाए जाते हैं, तो उसके लिए गोरखपुर को चुना गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सभी को पता है 2022 में मनाया गया है। भारत को जो है 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, तो इस कारण जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया 2022 में। भारत की स्वतंत्रता 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के 4 स्थलों पर यह आयोजित किया गया है। कहाँ कहाँ पर, तो एक काकोरी यानी लखनऊ में, शहीद स्मारक बलिया में, और शहीद स्मारक एक मेरठ में है, यहाँ पर भी आयोजित किया गया, और झांसी के किले में भी इसको किया गया। उत्तर प्रदेश का इतिहास देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ा दूँ, थोड़ी ज़्यादा और लंबी क्लास ले लूँ, ताकि कल की वीडियो भी बड़ी होने वाली है, क्योंकि यूपी स्पेशल पूरा कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए बड़ी क्लास आज मिलने वाली है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को मध्य देश कहा जाता है। अभी इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बस आप बने रहे वीडियो के साथ। इसके बाद भारत के पक्ष में देखें तो एक प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो ये भारत के पक्ष में 3 काल हैं। इसके बाद अगर प्राचीन काल को देखेंगे तो इसके 3 भाग हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसके अंतर्गत जो है प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण स्थल जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। बेलन घाटी, यह उत्तर प्रदेश का पूरा पाषाणकालीन स्थल है। बेलन घाटी कहाँ पर पाया जाता है, यह जगह जो है प्रयागराज में है। और बेलन नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है, तो यह टोंस की सहायक नदी है। ठीक है, और टोंस जो है किसकी सहायक नदी है, तो टोंस गंगा की सहायक नदी है। बेलन नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद बेलन नदी का प्रवाह जो है किस किस जिले में है, तो सोनभद्र में है, मिर्जापुर में है और प्रयागराज में है, ये आप याद रखेंगे। तो बेलन घाटी जो है कहाँ पर पाया जाता है, यह प्रयागराज में पाया जाता है। इसके बाद यह पूछ सकता है यह किस कालीन, बेलन घाटी किस काल की स्थल है, तो यह हो जाएगा आपका सही जवाब पुरास्थल कालीन स्थल है। नेक्स्ट है आपका बेलन घाटी पुरास्थल की खोज व उत्खनन कार्य, इसके बारे में देख लेते हैं। तो बेलन घाटी का जो है उत्खनन कार्य किसने करवाया था, प्रोफेसर GR शर्मा, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट आपका बेलन घाटी से प्राप्त हुई जो वस्तुएं हैं उसको देख लेते हैं। तो मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, यानी अस्थि निर्मित या हड्डियों से बनी हुई थी। नेक्स्ट है आपका लोहदा नाला क्षेत्र के समीप, लोहदा नाला प्रयागराज में जो है एक क्षेत्र है लोहदा नाला,
और लोहदा नाला है, और इसी क्षेत्र में जो है माता देवी की मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट आपका बेलन घाटी के निवासियों द्वारा प्रयोग किए गए औजार किस प्रकार के थे, तो कॉर्डजाइट के बने थे और फलक के बने थे। नेक्स्ट है आपका सिंगरौली घाटी। ये पहले देखा बेलन घाटी, अब देखेंगे सिंगरौली घाटी। यह भी जो है उत्तर प्रदेश का पूरा पाषाणकालीन स्थल है। आप जो है ये याद रखेंगे कि किस काल से कौन सी घाटी संबंधित है। सिंगरौली घाटी यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद चकिया देख लेते हैं। तो चकिया जो है यह भी पूरा पाषाणकालीन स्थल है, और चकिया जो है किस जिले में है, तो यह उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। नेक्स्ट हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश का मध्य पाषाण काल। तो अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का मध्य पाषाण काल। अब तक हमने देखा था पूरा पाषाण काल, अब देखेंगे मध्य पाषाण काल, फिर इसके बाद देखेंगे नव पाषाण काल। तो तीनों काल को देख लेंगे। इसे कहते हैं मेसोलिथिक एज। उत्तर प्रदेश में स्थित मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल जो है मध्य पाषाण काल के, तो पहला हो जाता है, अभी इनके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये किस जगह पे है। तो सराय नाहर राय यह है प्रतापगढ़ में, महादहा यह भी है प्रतापगढ़ में, और दमदमा यह भी प्रतापगढ़ में है, और चौपानी मांडू यह है इलाहाबाद के समीप मेजा तालुका में। ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण मध्य पाषाणी काल के स्थल। इसके बाद देखते हैं सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश का मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ये मैंने पहले भी बताया था। और कहाँ पर पाया जाता है, तो यह स्थल है सराय नाहर राय प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट आपका मानव द्वारा अस्थायी झोपड़ी बनाकर रहने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह सराय नाहर राय से मिला है। इसके बाद और क्या क्या मिला है, तो 11 समाधान मानव समाधियाँ, शवों का जो सिर था यानी जो वो थी लहासें थी, उनकी जो है सिर कहाँ पर मिली थी, तो उनका सिर होता था पश्चिम दिशा में, यानी उनका सिर इस तरफ होता था, और उनके पैर जो है कहाँ पर होते थे, तो उनके पैर जो है पूर्व दिशा में होते थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका और क्या मिला है सराय नाहर राय से, तो 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। नेक्स्ट है आपका महादहा, यह भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है, और यूपी के किस जिले में है, तो यह प्रतापगढ़ जिले में है। नेक्स्ट है आपका मानव के अस्थायी निवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यह भी महादहा से मिला है। इसके बाद युगल समाधि, यानी पुरुष और स्त्री की जो है एक साथ दफनाया जाता था, स्त्री व पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था, किस जगह पे, मदहा में। नेक्स्ट है आपका पशुओं के सींग द्वारा निर्मित हड्डियों से बने कंठाहार, यानी गले का जो हार होता था उसे कंठाहार कहा जाता था। वह किस चीज का बना होता था, तो पशुओं के सींग का बना होता था, और वराग्र व आभूषण मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका दमदमा के बारे में देखते हैं। यह भी जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल है, और यह कहाँ से मिला, यह भी प्रतापगढ़ से मिला है। यहाँ की खूबी क्या है, तो यहाँ पे जो है 11 समाधान के अवशेष मिले हैं। तो 11 समाधान यहाँ पर मिले हैं, और 5 युगल समाधियाँ मिली हैं। इसके बाद एक समाधि में 3 मानव शवों को एक साथ रखा गया है। यहाँ पे एक और चीज मिली है, एक समाधि में 3 मानवों को एक साथ दफनाया गया था। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चौपानी मांडू यह भी एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसके बारे में देखते हैं, यह कहाँ मिला है, तो यह प्रयागराज के मेजा तालुका में मिला है। इसमें जो है हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, और नवपाषाणकालीन यहाँ पे देखेंगे नवपाषाणकालीन चरण की ओर संक्रमण के प्रमाण मिले हैं, यानी यहीं से जो है क्या मिलने शुरू हो गए थे, नवपाषाणकालीन स्थल। ठीक है, उसके बारे में जो है साक्ष्य भी मिले हैं, कहाँ से, चौपानी मांडो में नवपाषाण काल के। झोपड़ियाँ जो है इसका आकार होता था गोलाकार व अंडाकार होता था। तो गोलाकार व अंडाकार झोपड़ियों के आकार जो है किस जगह से पाए गए हैं, तो चौपानी मांडो से, जो कि प्रयागराज में मिला है। मतलब ये प्रयागराज का स्थल है। अब है आपका उत्तर प्रदेश नवपाषाण काल, यानी नियोलिथिक एज। इसमें जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में। तो उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज के बेलन घाटी में स्थित, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल पाए गए हैं वह प्रयागराज के बेलन घाटी में स्थित है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कोल्डी हवा यह भी प्रयागराज से पाया गया है, महागढ़ा यह भी प्रयागराज से, पंचोह यह भी जो है प्रयागराज से, और लहुरा देव यह कहाँ से पाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से। इसके बाद देखते हैं कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा उत्खनन स्थल है जहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका कोल्डी हवा से 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद है नवीनतम शोध के आधार पर लहुरा देव को भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो लहुरा देव से जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं।
जो कि भारतीय महाद्वीप में सबसे पुराना माना गया है कि यहाँ से जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि सबसे पुराना है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस काल में जो है धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया था। सर्वप्रथम जो है मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो कॉपर यानी तांबे का प्रयोग किया था। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृत, इसे जो है हड़प्पा संस्कृति कहते हैं या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं, ताम्र पाषाणिक यानी तांबे का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे ताम्र पाषाणिक स्थल कहते हैं। और इसे जो है अन्य नाम यानी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा काल में जो है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं। तो हड़प्पा संस्कृति थी, उसके जो है स्थल जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिले हैं, तो मेरठ में व सहारनपुर में मिले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, तो आलमगीरपुर स्थल से प्राप्त वस्तुएं, यानी कि यह पूर्वी भाग है किसका, सिंधु सभ्यता का, यह सबसे पूर्वी भाग है। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है वह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग स्थित है, जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर स्थल से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से मनका मिला है और रोटी बनाने के रोटी बेलने की चौकी, यानी कि जो वो क्या बोलते हैं उसको, चौका बेलना नहीं मिला, चौका मिला है। ठीक है, तो रोटी बेलने की चौकी और इसके बाद कटोरी मिली है, ये आलमगीरपुर से मिली है। नेक्स्ट है आपका मिट्टी के बर्तनों पर गिलहरी व मोर के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। तो मिट्टी के बर्तन पर गिलहरी और मोर के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासी जो है लेखन कला से परिचित थे। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के स्थल। तो अब उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से स्थल हैं, तो हुलास है, कहाँ पर है, तो यह वर्तमान सहारनपुर में है। बड़ा गांव यह वर्तमान बागपत में है। मानपुरा वर्तमान में बुलंदशहर में है। कैराना वर्तमान में शामली में है। और मांडी गांव यह है मुजफ्फरनगर में। तो ये है हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड, इसके अंतर्गत जो है लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। तो ऐतिहासिक काल में जो है लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, यानी इसको ऐतिहासिक काल में अब देख लेते हैं क्या खूबी है। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऐतिहासिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इन दोनों का काल निर्धारण है तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच जो है पूर्व वैदिक काल था, और उसके बाद 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उत्तर प्रदेश को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं कि जब सेंट्रल एशिया से आर्य भारत में प्रवेश किए थे तो वो किस क्षेत्र में आकर रहने लगे थे। तो आर्य सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे थे, तो पंजाब, गंगा यमुना के दोआब में, हिमालय क्षेत्र में और विंध्याचल क्षेत्र में। तो इन 4 जगहों पर जो है आर्य आकर बसे थे, और इन्हीं चारों जगहों को क्या कहा जाता था, मध्य देश कहा जाता था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 जिले शामिल थे, मतलब प्राचीन समय में। तो यानी कि कौन कौन से जिले शामिल थे, तो कुरु, पांचाल जो महाजनपद थे। तो उत्तर प्रदेश के मध्य देश में जो है 3 महाजनपदों में जो है आर्य आकर बसे थे, वो कौन कौन से थे, कुरु, पंचाल और काशी, ये शामिल थे मध्य देश के अंतर्गत। यही 3 जिले, 3 महाजनपद आते थे। तो कुरु का विस्तार देखते हैं। तो कुरु जो है वर्तमान में किस किस क्षेत्र में फैला था, तो मेरठ में, दिल्ली में और हरियाणा में, इन 3 क्षेत्रों में जो है कुरु फैला था, और कुरु की राजधानी का नाम था हस्तिनापुर। इसके बाद है आपका पंचाल। पंचाल का विस्तार कहाँ था, तो बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद में था। पंचाल का विस्तार था बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद, और इसकी राजधानी का नाम था काम्पिल्य। और काशी का विस्तार कहाँ था, तो इसका विस्तार था वाराणसी में। और जो है इन 3 जो है महाजनपदों में आर्य आकर बसे थे, और इन्हीं 3 क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, मध्य देश कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं महाजनपद काल के बारे में देख लेते हैं। तो वैदिक काल के बाद आर्यावर्त में महाजनपदों का उदय हुआ था। तो वैदिक काल के बाद उदय हुआ था महाजनपदों का। अब इसके बारे में देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ में जो है, बौद्ध ग्रंथ का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें जो है 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। जबकि जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन यानी साक्ष्य मिले हैं, यानी इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो है आपका कौशल, काशी, कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, मल्ल,
चेदी। तो ये 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। वर्तमान में कहाँ पर हैं देख लेते हैं। तो कौशल है आपका अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती, लखनऊ, और कौशल की राजधानी का नाम है श्रावस्ती, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद काशी जो है वर्तमान वाराणसी में है और इसकी राजधानी भी वाराणसी है। तो काशी की राजधानी वाराणसी। कुरु मेरठ दिल्ली हरियाणा में फैला हुआ है और कुरु की राजधानी का नाम था इंद्रप्रस्थ। पांचाल बदायूं बरेली फर्रुखाबाद में है, फैला हुआ था। इसके बाद पांचाल का जो है पांचाल की 2 राजधानियां थी। एक तो जो नॉर्थ थी यानी जो उत्तर में थी उसकी राजधानी था अहिछत्र, और इसके बाद जो साउथ में था यानी जो दक्षिणी राजधानी थी पांचाल की उसका नाम था काम्पिल्य। ठीक है, तो पांचाल की 2 राजधानियां थी, दोनों याद रखेंगे। सूरसेन यह जो है वर्तमान मथुरा में फैला था और इसके बाद राजधानी क्या था, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स यह प्रयागराज में, मतलब प्रयागराज का वर्तमान क्षेत्र है और वत्स की राजधानी का क्या नाम है, कौशाम्बी। मल्ल की राजधानी है पावापुरी और कुशनारा, इसकी 2 राजधानियां थी और वर्तमान में जो है मल्ल कहाँ पाया जाता था, कुशीनगर में। चेदी यह बुंदेलखंड में पाया जाता था और इसके बाद चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य थे। तो 7 गणराज्य कौन कौन से थे 6ठी शताब्दी में, तो आपका हो जाता है पहला शाक्य, दूसरा कौलीय, तीसरा मौर्य, चौथा था आपका कुशीनगर के मल्ल, 5वां था मावा के पल्ल, पावा के मल्ल, और 6ठा था मग्ग और 7वां था कलाम। तो ये 7 जो है गणराज्य थे उत्तर प्रदेश में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जो है शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। तो शुद्धोधन जो थे गौतम बुद्ध के पिताजी थे और यह जो है इनका संबंध किस गणराज्य से था, तो इनका संबंध था शाक्य गणराज्य से और यह जो है शाक्य गणराज्य के प्रधान थे यानी मुखिया थे। शाक्य गणराज्य जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, ऋषिपत्तन या सारनाथ में दिया था। वर्तमान में इन दोनों नामों को क्या कहा जाता है, वाराणसी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, वाराणसी में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। यह किसकी राजधानी थी, तो कौशल की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्रावस्ती में एक व्यापारी ने जिसका नाम था सुदात। तो श्रावस्ती में एक व्यापारी ने बुद्ध को जेतवन नामक बिहार दिया था। बिहार यानी कि जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उस क्षेत्र को बिहार कहा जाता था। तो बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए एक व्यापारी था जिसका नाम सुदास था, उन्होंने गौतम बुद्ध को जेतवन नाम से एक बिहार दे दिया था, यानी बौद्ध भिक्षुओं को रहने की जगह दे दी। कौशल राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। प्रसेनजित जो है बौद्ध संघ को राजकारम व मल्लिकाकारम नामक बिहार दान में दिया था। तो प्रसेनजित ने बौद्ध धर्म को भी जो है रहने के लिए जगह दिया था जिसका नाम था राजकारम व मल्लिकारम। नेक्स्ट आपका गौतम बुद्ध का निधन कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर जो है 8 स्तूप का निर्माण कराया गया था, जिनमें से 4 उत्तर प्रदेश में हैं। अब देख लेते हैं कौन से 4 उत्तर प्रदेश में हैं। तो स्तूप और किसने निर्माण करवाया था इसके बारे में देख लेते हैं। तो कपिलवस्तु में, कुशीनगर में, रामग्राम में और पावा में ये स्तूप जो है बौद्ध धर्म की अस्थियों से, मतलब उनके अस्थियों के साक्ष्य इसमें यूज किए गए हैं। तो आप याद रखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के 4 जगहों पर बनाए गए हैं। और कपिलवस्तु के द्वारा जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाक्य गणराज्य के लोगों ने करवाया था, मतलब शासक ने करवाया था। कुशीनगर मल्ल शासकों ने और ग्राम शासक कौलीय और पावा मल्ल के द्वारा बनवाया गया था। बुद्ध के बौद्ध स्थल देख लेते हैं जो भगवान बुद्ध से संबंधित है। उन सभी महत्वपूर्ण स्थलों को एक नज़र में देख लेते हैं। कपिलवस्तु यह वर्तमान सिद्धार्थ नगर में है। बुद्ध के पिता यहाँ के शासक थे, मैंने पहले भी बताया था। सारनाथ वर्तमान वाराणसी है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में ही की थी। कुशीनगर वर्तमान कुशीनगर व देवरिया जिला है और कुशीनगर में क्या था, बुद्ध जी को जो है महापरिनिर्वाण स्थली है, यानी इन्हें जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। श्रावस्ती बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। इसके बाद रामग्राम वर्तमान गोरखपुर के रामगढ़ ताल के पास का जगह है।
यहाँ पर जो है कौलिय गणराज्य की राजधानी थी, कौलिय गणराज्य की राजधानी थी। इसके बाद बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहाँ की राजकुमारी थी। देवदह यह वर्तमान में जो है कहाँ पर है, महाराजगंज में है, और बुद्ध का ननिहाल था कहाँ पर, देवदह में, जो कि वर्तमान महाराजगंज में है। पावा जो है संबंधित है कुशीनगर से वर्तमान में, और यहाँ पर जो है चुंदकरमार के घर भोजन कर बीमार हुए थे। तो महात्मा बुद्ध जो है पावा में जाकर चुंदकरमार के घर भोजन किए थे, और यहीं पर जो है महात्मा बुद्ध बीमार पड़ गए थे। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और ये जो है अयोध्या के सूर्यवंश में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, और ये काशी के नागवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो 10 प्रमुख केंद्र थे उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के। तो मथुरा, उज्जैन, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा और रवनाही, ये जो है 10 प्रमुख स्थल थे किसके, जैन धर्म के। इसके बाद देखते हैं गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के गाजीपुर स्थित भीतरी अभिलेख। तो भीतरी अभिलेख कहाँ है, गाजीपुर में, ये आप याद रखेंगे। और किससे संबंधित था, तो स्कंद गुप्त से, जो कि गुप्त सम्राट थे। तो फिर से पढ़ते हैं, गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के गाजीपुर स्थित भीतरी अभिलेख में वासुदेव कृष्ण की पूजा के लिए गांव दान में देने का उल्लेख किया गया है। तो कृष्ण की पूजा करने के लिए गांव दान में दिया गया है, इस बात का उल्लेख भीतरी अभिलेख में है, जो गाजीपुर में स्थित है। और किससे संबंधित है, तो सम्राट स्कंद गुप्त से। नेक्स्ट आपका गुप्त काल में जो है भारत के प्रथम शिखर युक्त मंदिर का निर्माण हुआ। तो भारत में जो है प्रथम शिखर युक्त मंदिर किस काल में निर्माण किया गया था, तो गुप्त काल में, जिसे देवगढ़ यानी ललितपुर जिला, वर्तमान जो है ललितपुर जिला देवगढ़ को कहा जाता है, के प्रसिद्ध दशावतार मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो जो गुप्त काल में भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर निर्माण किया गया था, उसे वर्तमान में जो है दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है, और यह मंदिर कहाँ है, ललितपुर में। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो यह महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कि 24वें क्रम के तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर थे। जैन शब्द का अर्थ होता है जिन या जैन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो जैन शब्द का अर्थ क्या होता है, विजेता। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। ये ज्ञात्रिक कुल के थे, तो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे महावीर स्वामी। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पावापुरी में दिया था। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था, प्रतीक चिन्ह जो है प्रत्येक जो तीर्थंकर थे उनके साथ जुड़ा हुआ था। उसी प्रकार महावीर स्वामी का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक था सिंह, ठीक है। और पार्श्वनाथ का था स्नेक यानी सांप। नेक्स्ट है आपका काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश में शैव धर्म के प्रमुख केंद्र थे। तो शैव धर्म के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन कौन से थे, तो काशी और मथुरा थे, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका गोरखपुर में शैव धर्म के नाथ या गोरक्षनाथ संप्रदाय की नींव पड़ी। तो गोरक्षनाथ संप्रदाय की नींव कहाँ पर पड़ी थी, या गोरखपुर में पड़ी थी, ठीक है। तो स्टूडेंट अब कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी और ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोग देखते भी नहीं है। और अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए, कल की वीडियो पढ़ाने के बाद मैं सारा एक साथ आप सभी को PDF दे दूंगा अपने टेलीग्राम लिंक पे। तो बस आप सभी सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं अपने तीसरे पार्ट के साथ, और हमारा आखिरी पार्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपना ज्योग्राफी और चाहे हिस्ट्री दोनों में से कोई एक स्टार्ट कर देंगे, और 10 दिन में बड़ी बड़ी क्लासें लेके कम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं। आप सभी को प्यारा सा जय हिंद एंड गुड नाइट।